हेलो दोस्तों, एसटी अकेडमी फॉर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा। उस वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला पॉइंट वेक्टर क्या होता है, उसी के रेफरेंस में स्केलर क्या होता है। एक्चुअली ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैथ्स में भी है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। बाकी फिजिक्स में भी 12th में ही फिजिक्स में दिया गया है, पहला ही चैप्टर शायद है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक मैथमेटिक्स में जो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का सबसे पहला पॉइंट वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। खैर ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने मैथमेटिक्स में जो इसका यूज है, जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में, उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है वेक्टर। वेक्टर होता क्या है? वेक्टर कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसके जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज हो। हमें ये रिप्रेजेंट करता है किसी क्वांटिटी को जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं। जो लेंथ होता है, मींस मैग्नीट्यूड जो होता है, वो इस लाइन पे है, ये मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो लगा ये डायरेक्शन। जिधर एरो लगा होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, जहां से शुरू होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक, और अगला पॉइंट स्केलर। इसके रेफरेंस में एक चीज और है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसके रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यहां पे डेफिनेशन है, दोज क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction are called scalar quantity। मींस जिसमें मैग्नीट्यूड की सिर्फ जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। ऐसे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उन सब क्वांटिटीज, उन सारी क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको हम और बेहतर समझते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल में जैसे देखिए स्पीड। अब स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड, और देखो इसमें दो पॉइंट्स हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जबकि वेलोसिटी अगर आपको बताना है तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब वेलोसिटी, किसी बाइक चला रहे हो, उसकी वेलोसिटी बताना है, स्पीड बताना है, तो स्पीड आप बता सकते हो जिस स्पीड से आप चल रहे हो वो। लेकिन अगर आप वेलोसिटी आपको बताना है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो भी आप बता दो, तो वेलोसिटी हुआ। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन बताया जाता है, तो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जबकि स्पीड को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। 10 kg। अब ये क्या है? वेट बताया जा रहा है। जैसे मान लो आपने दुकान पे गए, बोले भैया 2 किलो हमको चीनी दे दो, और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। अब भाई आप ही बताओ, क्या ये बात सही है? दुकानदार आपको क्या समझेगा, बेवकूफ समझेगा कि नहीं समझेगा? तो यहां पे इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताओ आपको कितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये वेट जो होता है, मास, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और जैसे 40 वॉट। अब कोई बल्ब है, अब आपने दुकान पे गए, बोले भैया हमको एक एलईडी बल्ब दे दो 40 वाट का, और वो भी हमको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अरे अब यार तुम बल्ब का पावर बता रहे हो, वो भी डायरेक्शन के साथ, अब वो कैसे देगा भाई? है कि नहीं? मतलब ये क्वांटिटी बता ही रहे हैं तभी गलत लग रहा है कि 40 वाट का बल्ब इस डायरेक्शन में। अरे गलत बात है। तो कहने का मतलब इस क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड, मींस अगर हम क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं तो हमको बल्ब मिल जाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पावर जो है, ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अगला टाइम। अब टाइम बताएं 5:15 साउथ डायरेक्शन में। गलत बात। तो टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड से बता दें बस काम हो गया। ठीक है, अगला वॉल्यूम। हमको भैया दूध वाली दुकान पे गए, भैया हमको 3 लीटर दूध दे दो साउथ डायरेक्शन में। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई यार, ये तो मजाक कर रहे हो नहीं?
अब वॉल्यूम को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने पर्याप्त है। ठीक है, हमको दूध मिल जाएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से, हमको डायरेक्शन वहां पे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी भी बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड सिर्फ बताएं हम, उसके डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स, वेलोसिटी मैंने आपको समझाया, फोर्स, और फोर्स में मान लो एक एग्जांपल, कोई सामान आपसे रखा गया है बाहर, आपसे बोला गया उस पर इतना फोर्स लगाओ, बगल में गड्ढा था, आपने फोर्स उसी गड्ढे वाले डायरेक्शन में कर दिया, तो जो सामान था वो तो चला गया खाई में। अब फोर्स को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाइक खड़ी है, उसमें फोर्स लगाना है, फोर्स किधर लगाएगा, गड्ढा में, अरे नहीं भाई, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो। अब फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब एक एग्जांपल है ही है, फोर्स लगाना है किस डायरेक्शन में लगाना है कि नहीं। जैसे सिंपल सा बाइक मान लो धक्का वाली हो गई है, 4 व्हीलर है, फूफा वाली आई है, मान लो फूफा या मौसा आए हैं, बोले कि भाई हमारी चल नहीं रही है गाड़ी, तो आप लोग धक्का लगाओ। अब धक्का लगाएं, बगल से धक्का लगाएं, पलट दिए, अरे यार क्या कर दिए भाई साहब, डायरेक्शन मतलब आपको फोर्स पीछे से लगाना था, आपने गलत डायरेक्शन में किया, क्योंकि क्या फूफा ने गलत बताया, अब इतना फोर्स लगाओ, किस डायरेक्शन नहीं बताया, हमने पलट दिया, तो मजाक हो गया। नहीं, जाओ फूफा रूठ गए, मनाओ। तो कहने का मतलब फोर्स भी जो है, ये फोर्स का भी रिप्रेजेंटेशन हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ करेंगे। ये ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसिलरेशन में भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बताया जाता है। 5 मीटर, जैसे मान लो अभी गर्लफ्रेंड का फोन आया कि मान लो बोली, बाबू आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आओ, मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम हैं, आप आइए। अब उसमें डायरेक्शन अगर आपसे नहीं बताया गया तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे आपको नहीं पता है, तो आप दूसरे डायरेक्शन में चले गए, तो फिर कैसे मिलोगे, लो ब्रेकअप हो गया। तो कहने का मतलब अब इसमें भी अगर डायरेक्शन आपसे नहीं बताया, जैसे ये क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस के साथ साथ आपको बताया गया कि यहां पे आप खड़े हैं, वहां से आप साउथ डायरेक्शन में आइए, इतना मीटर तो आपको मिल जाए। मींस आपने जहां आपका डेस्टिनेशन है, जहां भी आपको पहुंचना है आप पहुंच सकते हो, नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ 5 मीटर की, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसमें डायरेक्शन भी अगर ऐड हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये रहे वेक्टर और स्केलर की एग्जांपल्स, आप इसको अच्छे से समझिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स, वेक्टर के टाइप्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, जल्दी से आप इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। कोई वेक्टर मान लो इस फॉर्मेट में लिखा गया है, पहली बात तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस फॉर्मेट। कोई वेक्टर हम इस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई वेक्टर ऐसे ही दे दिया गया, आपसे बोला गया कि इस वेक्टर का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दोनों बातें क्या है, सेम है। एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाई दिस। कहने का मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उन सबको हम स्क्वायर, उन सबका स्क्वायर करके, सम करके उसका हम स्क्वायर रूट ले लें, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक, एक जैसे एग्जांपल हो जाए, मान लो कोई वेक्टर ए है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, हमें पता करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने ऐसा किया, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, इसका मतलब 1, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 1, 5, 6। ये हमारा क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, ये एक छोटा सा एग्जांपल रहा। बाकी आपकी बुक में
बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो, सब ऐसे ही लगेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है पोजीशन वेक्टर। हम किसी वेक्टर का पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, वो वाली पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट। हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हम बता रहे हैं तो हम उसको ओरिजिन से क्या करें, मिला दें। वो वेक्टर जो फॉर्म करेगा उसी वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू वेक्टर OP। हम ओरिजिन से एक लाइन खींचे, किस डायरेक्शन में, उसी पॉइंट के डायरेक्शन में जिसका पोजीशन वेक्टर हमको बताना है, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे AB का पोजीशन वेक्टर तुम्हें बताना है। अब AB का पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि ओरिजिन के रेफरेंस में हमको बताना है। तो ओरिजिन के रेफरेंस में इस AB को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। कहने का मतलब हम जो पॉइंट B होगा उसका पोजीशन वेक्टर, कहां से, पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से, हम कहने का मतलब OB वेक्टर निकालें और उसमें से हम OA वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आएगा उसको हम बोलेंगे AB, वेक्टर AB। और एक सिंपल सा ट्रिक है, जो बाद में रहे उसका पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से लें, मींस OB माइनस जो पहले रहे OA, OB माइनस OA। जैसे यहां इधर ये AB का हमको क्या बताना था, AB वेक्टर AB हमको बताना था। हम ओरिजिन से वेक्टर OA निकाले, OB निकाल पता किए, अब OB माइनस OA कर दें तो हमें वेक्टर AB मिल जाएगा। तो ये है पोजीशन वेक्टर। हम पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, ऑलराइट, जल्दी से आप चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की टाइप्स पे बात करते हैं। पहला पॉइंट जो है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज द वेक्टर विल नॉट चेंज इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज चेंज। कहने का मतलब इनिशियल पॉइंट अगर चेंज होता रहे और वेक्टर चेंज ना हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। पहला पॉइंट इसमें बोला क्या कि इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स्ड ना हो। अब यहां पे क्या बता रहे, अब फिक्स नहीं होगा तो चेंज होगा। अगर चेंज हो रहा है और तब भी वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे वेक्टर्स को ही हम बोलते हैं क्या, फ्री वेक्टर। इसको और अच्छे से आप समझोगे जब हम इक्वल वेक्टर समझाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसे इतने पे छोड़ते हैं इसको हम, कि फ्री वेक्टर का मतलब यही जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो बस। और लोकलाइज्ड वेक्टर उसको बोलेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो। लोकलाइज्ड वेक्टर में इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जबकि फ्री वेक्टर में इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक, तो अगला पॉइंट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम बोलते हैं क्या, जीरो वेक्टर। नोट है, जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर। हम ऐसे इसको दिखाते हैं, एंड इट कैन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शंस। मींस इसमें डायरेक्शन क्या, अगर तो आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ जीरो अगर वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब ठीक है, जीरो वेक्टर में आपने बताया मैग्नीट्यूड जीरो हो तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको डायरेक्शन में क्या बताना होगा, इसके डायरेक्शन इनफाइनाइट होते हैं। जिधर भी आप डायरेक्शन दिखाइए वो सारे के सारे, जैसे यही रहा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका अगर मैग्नीट्यूड जीरो तो इसका डायरेक्शन चाहे जिधर हो, इधर 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 चाहे जिधर हो, तो इसका मतलब बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं जीरो मैग्नीट्यूड के वेक्टर का। इस वजह से इसको हम बताएंगे कि इसमें डायरेक्शंस जो होते हैं इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं। जिधर भी आप समझ सकते हैं उधर आप समझ लीजिए, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ direction and magnitude are same regardless of their initial point and we write vector A is equal to vector B। अब ध्यान से यहां समझने वाली बात है, ये फ्री वेक्टर और इक्वल वेक्टर में आपको चीजें दिखाते हैं, सिमिलर कुछ चीजें हैं। अब इसमें बताया गया ना कि A और B को इक्वल वेक्टर बोला जाएगा जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ये चीज भाई नहीं है कि
बताया गया कि इनिशियल पॉइंट ये जरूरी नहीं कि इनिशियल पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे ये एक वेक्टर है, ये रहा, अब इसका डायरेक्शन ये रहा, अब सेम मैग्नीट्यूड का इनिशियल पॉइंट हम चेंज कर दिए, इनिशियल पॉइंट मैंने चेंज कर दिया और डायरेक्शन भी मैंने सेम रखा, डायरेक्शन मैंने सेम रखा। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। अब लेकिन ध्यान रहे, इसमें इनिशियल पॉइंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को ही हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर एक्चुअली। और यही फ्री वेक्टर में बताया गया था, जिसके इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो, अलग अलग हो। A vector whose initial point is not fixed, that is the vector will not change, और वेक्टर चेंज भी ना हो if their initial point of the vector is change, और इनिशियल पॉइंट अगर चेंज कर दिए जाएं और वेक्टर चेंज ना हो तो ऐसे वेक्टर को क्या बोला गया था? फ्री वेक्टर। तो यहाँ पे सिमिलर आपको कुछ दिखा होगा। इक्वल वेक्टर आपको समझ में आया होगा। इक्वल वेक्टर में क्या, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अगर सेम है दो वेक्टर्स के, तो दोनों वेक्टर्स को क्या बोले जाएंगे, दोनों वेक्टर क्या बोले जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स बोले। एक एग्जांपल, find the values of x and y so that 3i cap plus 5j cap and xi cap plus yj cap are equal। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है इसका मतलब क्या, 3i cap plus 5j cap is equal to xi cap plus yj cap। इसका मतलब ये वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b बताया गया डेफिनेशन में। अब हम i कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे आई कैप के कोफिशिएंट से, जे कैप के जे कैप से, के कैप का अगर है तो के कैप से। तो कहने का मतलब आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ x है, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, देन वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 5। हमसे यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, ठीक। तो ये इक्वल वेक्टर रहा, इक्वल वेक्टर का ये एग्जांपल रहा। अभी हम इसके आगे और भी बहुत सारे हैं वेक्टर के टाइप्स, हम उससे बात करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर कैन बी फाउंड बाय वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। ए कैप को क्या बोला जाएगा? यूनिट वेक्टर है, ठीक। और हम कोई वेक्टर, जैसे वेक्टर ए दिया गया है, आपसे बोला जाए कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया, मैग्नीट्यूड आप निकाले और आपको करना क्या होगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हम ये काम अगर कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या? उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1। मींस किसी यूनिट वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। या ऐसा भी, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक। अगला पॉइंट है नेगेटिव वेक्टर। इफ अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज वेक्टर ए, कहने का मतलब एक वेक्टर ऐसा हो जो कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर उसका मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर ए, और जो वेक्टर ए का डायरेक्शन हो, वेक्टर ए का जो डायरेक्शन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर होगा क्या? माइनस वेक्टर ए, और इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। बाकी जो मैग्नीट्यूड होगा मींस लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये दोनों का क्या 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 होगा? सेम होगा। तो नेगेटिव वेक्टर में कुछ नहीं, बस डायरेक्शन को हम अगर चेंज कर दें तो वो नेगेटिव वेक्टर उसी वेक्टर का आ जाएगा जो वेक्टर गिवन होगा, ठीक। और अगला पॉइंट कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, जैसे हम दो वेक्टर अगर ले रहे हैं तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल। ये क्या हो? पैरेलल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब इसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे ध्यान ही नहीं देना है, बस ध्यान क्या दें? हम अगर देखें कि ये अगर वेक्टर्स पैरेलल दिए गए हों, बहुत सारे वेक्टर्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सबको क्या बोला जाएगा? कोलिनियर बोला जाएगा। अगर वो पैरेलल हैं, उनके मैग्नीट्यूड पे हम ध्यान नहीं देंगे, उनके हम डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, तो उन सारे वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? कोलिनियर वेक्टर। बस वो सिर्फ पैरेलल होंगे, यहां पे बताया गया है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक बात, अगर जैसे आपको वेक्टर दिया जाए, आपसे मतलब प्रूफ करना हो, आपको बताइए, प्रूफ करके हमको बताइए कि वेक्टर्स कैसे हैं कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर में क्या हो कि
वेक्टर, जैसे ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी आ जाता है, लैम्डा क्या है, स्केलर्स है, अगर ये इस फॉर्मेट में बन जाता है, कहने का मतलब जैसे दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यही दे दिया जाए, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी दे दिया जाए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी 2i कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप, तो हम वेक्टर बी को अब क्या लिख सकते हैं, 2, ये स्केलर 2 इंटू वेक्टर ए। अब ये देखो b इज इक्वल टू लैम्डा ए टाइम बन गया, तो इसका मतलब ये और ये क्या है, क्या है, कोलिनियर वेक्टर, इट मींस ये पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूफ करने का ये तरीका रहा। कोलिनियर वेक्टर को अगर आपको प्रूफ करना हो, बताना हो पता करके, तो हमको ऐसे करना होगा। ये रहा कोलिनियर वेक्टर। अगला पॉइंट क्या है, को इनिशियल वेक्टर। अगर मान लो कोई, नेक्स्ट पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर, इसमें क्या, 2 और मोर देन टू वेक्टर्स having same initial point are called co-initial वेक्टर। कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, उन सबको क्या बोला जाए, को इनिशियल। और को इनिशियल कब बोला जाएगा, जब उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इन सारे वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। अब टर्मिनल पॉइंट सेम नहीं है तो उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इनिशियल पॉइंट अगर हमें सेम मिला, हम तुरंत उन वेक्टर्स को क्या बोल देंगे, को इनिशियल वेक्टर। 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ये रहा आपके टाइप्स, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उनके तरीकों पे हम बात करते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ एडिशन, 2 लॉ हैं एडिशन के। पहला क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये दूसरा है। एक और होता है लॉ ऑफ पॉलीगन्स। लॉ ऑफ पॉलीगन्स जो होता है वो ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल का एक्सटेंशन फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल, जैसे एग्जांपल, वेक्टर ए एक ये है और एक वेक्टर दिया गया है, ये रहा वेक्टर बी। हमें इन दोनों को क्या निकालना है, सम निकालना है, ऐड करने इन दोनों वेक्टर्स को। तो ट्रायंगल लॉ से ऐड करने का जो तरीका होता है, पहले वेक्टर के, जैसे अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो पहला वेक्टर है वो, पहले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे। कहने का मतलब जैसे है वेक्टर ए, मैंने लिखा ये रहा वेक्टर ए, और इसके टर्मिनल पॉइंट से वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट मैंने मिलाया, सेम पैरेलल, उसी के पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना होगा। ये रहा आपका वेक्टर बी। अब मिलाए, अब पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से हम मिला दें, जो वेक्टर बनेगा उसी को बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही है आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल, और कुछ भी नहीं है इसमें। बड़ा सिंपल सी बात। फिर से, पहले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को हम मिलाएंगे, और पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को हम दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से मिलाएं, जो वेक्टर बनेगा उसी को बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का पहला रूल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मैं हटाता हूं। ये रहा एक वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है मैंने लिखा सेम मैग्नीट्यूड का, जितना है वैसा ही सेम डायरेक्शन में, ये रहा वेक्टर ए। और इस बार दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे। इसमें क्या था, पहले का टर्मिनल, दूसरे का इनिशियल, इसमें दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को मिलाया, वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो हमने ऐसा किया, ये रहा आपका वेक्टर बी। अब वेक्टर ए के पैरेलल हम एक वेक्टर और बनाएंगे, और जो कि दूसरे वाले वेक्टर बी के टर्मिनल पॉइंट से शुरू होगा, और सेम लेंथ का हमने ये बनाया वेक्टर ये। और फिर पहले वाले वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को जी ये हमने पैरेलल, इसकी पैरेलल खींचा है, इसको हम दोनों को मिला दिए ये। और फिर हम इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम यहां से मिला दें। ये जो वेक्टर बन के तैयार होगा इसी को बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मींस जैसे अगर ये O है, A है, B है, C है, तो वेक्टर OC जो होगा ये क्या होगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB। यही है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मैं एक बार लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को मैं फिर से समझाता हूं। दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, और बाकी जैसे हैं वेक्टर्स को मैंने वैसे लिखा। अब वेक्टर ए के पैरेलल, वेक्टर बी के पैरेलल मैंने लाइन बनाया। फिर हम इन दोनों वेक्टर, इसकी जो पैरेलल वेक्टर था इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को, और ये जो दो वेक्टर थे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों को हम मिला दें, तो ये जो इसका डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, इसी को बोलेंगे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या करना होगा हमको, देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन बी कंसिडर्ड एज वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। मतलब इस वेक्टर ए और बी को, वेक्टर बी को अगर हम आपको सब्ट्रैक्शन मींस करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, हम इसको कंसीडर कैसे करें, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि हमको वेक्टर्स का एडिशन हम सीख चुके हैं। सेम उसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये काम भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला। उसमें करना बस यही है कि वेक्टर बी जो होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे माइनस वेक्टर बी। इट मींस जैसे वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये रहा, ठीक। अब वेक्टर ए प्लस बी अगर हमें निकालना होता तो हम इसके टर्मिनल पॉइंट से इसका हम इनिशियल पॉइंट मिला देते, और हम मींस इसके इनिशियल पॉइंट को और इसके टर्मिनल पॉइंट को दोनों को मिलाते, जो मिलता हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिलता। अभी क्या करेंगे, इस वेक्टर बी को हम माइनस वेक्टर बी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या, बस डायरेक्शन आपको ये भी निगेटिव वेक्टर बताया गया, इसको हम कन्वर्ट कर लिए ऐसा। अभी क्या, ये माइनस वेक्टर बी हो गया। अब इन दोनों का सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को हम इसके टर्मिनल पॉइंट से इसको हम ऐड की थी, ये माइनस वेक्टर बी हो गया। अब ये हम मिला दिए, ये रहा आपका, ये क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। और यही चीज अगर हम इधर बनाते ऐसा, तो अब ये क्या होता, ये हमारा हो जाता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, कुछ नहीं करना है, बस हमें जिसको सब्ट्रैक्ट करना होगा उसको हम माइनस, उस वेक्टर को हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो वेक्टर का एडिशन बताया गया हम उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जेई एग्जामिनेशन अगर आप देंगे तो ये डायरेक्टली आपकी ये डायरेक्ट आप इससे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे पहला पॉइंट है, 3 वेक्टर्स वेक्टर ए बी एंड सी विल फॉर्म अ ट्रायंगल, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब अगर ए बी सी तीनों क्या है, ट्रायंगल की साइड्स, हम बोल रहे हैं साइड्स हैं, ये वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, हम अगर तीनों का सम निकालें और क्लोज फिगर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम दिमाग में रखेंगे। अगला पॉइंट, इफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका सम और इसका डिफरेंस मींस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इनका अगर हम मैग्नीट्यूड लें, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे।
ये दूसरा रिजल्ट रहा। जैसे ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो आप तुरंत डायरेक्ट वही आंसर बस। लेकिन हाँ, एक कंडीशन दिया रहे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है। मींस ऐसे बोलेगा कि ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी की वैल्यू अगर ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू अगर ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, तो आप डायरेक्ट वही आंसर कर दोगे। If angle between a cap and b cap is 120 degree, then vector a cap plus b cap is also unit vector। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो a प्लस b भी क्या होगा, उनके कैप का सम अगर हम निकालें तो वो भी क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। सेम इसी तरीके से ये वेक्टर a कैप b कैप के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो इनके डिफरेंस मींस a कैप माइनस b, ये भी क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। अगला पॉइंट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वाली कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, मींस ये डायगोनल्स की लेंथ होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम होगा तो a प्लस बी आपको बताया ही गया था, पैरेललोग्राम में a प्लस बी एक डायगोनल होता है, दूसरा जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, तब तक के लिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेक्टर का अभी तक हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हम लोग इस तरीके से, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन और सारी चीजें सीखी। अगर वेक्टर हमारा कंपोनेंट फॉर्म में है, कंपोनेंट फॉर्म का मतलब इस टाइप का वेक्टर अगर गिवन है, तो हम उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन या उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो वो किस तरीके से करते हैं हम लोग, वो पॉइंट्स हम लोग देखें। इसी में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाम दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2j प्लस b3k कैप एंड लैम्डा b एनी स्केलर, देन वेक्टर a प्लस वेक्टर b, हम इन दोनों वेक्टर का सम करें तो i कैप का i कैप के साथ एडिशन करेंगे, मींस a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, a3 प्लस b3k कैप। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी किया गया है। ठीक, अब अगर हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे लैम्डा कोई एक स्केलर है, इट मींस जैसे कोई वेक्टर दिया गया, हम उसमें कांस्टेंट किसी 2 से 3 से 4 से इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो भी कोफिशिएंट, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, उन सब में हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कराए तो लैम्डा a1, लैम्डा a2, लैम्डा a3, आई कैप जे कैप के कैप ये लैम्डा वेक्टर ए हो गए। अगला पॉइंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। अगर आपको प्रूफ करना है, से पूछा जाए कोलिनियर प्रूफ करिए, तो आप क्या करोगे, आई कैप का, जे कैप, के कैप, इन सब का हम रेशियो ले लें दोनों वेक्टर्स में, तो अगर वो सेम वही कांस्टेंट सबका रेशियो जो आता है, सारा मींस सबका रेशियो क्या है, सेम आए, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर कोलिनियर्स हैं। ठीक, तो ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट रहा। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ये बड़ी काम का चीज है। ठीक, जैसे हम आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे मान लो वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है मान लीजिए, या 2k कैप है। आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है, तो आप अब इसका i कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 इंटू आई कैप। अब 2 1 3i कैप 4j कैप 4 2 6k कैप, ये ऐड हो गया। अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करिए, इनमें कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करिए। अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 1 2 माइनस 1 करोगे 1i कैप, 3 माइनस 1 करोगे 2j कैप, 4 माइनस 2 करोगे तो प्लस 2k कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यही बातें हम आपको समझा रहे थे यहाँ पे। किसी कांस्टेंट से, जैसे मान लो इसी वेक्टर ए में हमें क्या करना है, 2 वेक्टर ए निकालना है, हम 2 से सब में मल्टीप्लाई करें, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये हमारा हो गया ये वाला थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। कोलिनियर में प्रूफ करने के लिए इसी तरीके से आएगा, तो आप बस रेशियो देख लीजिए, अगर रेशियो सेम आए तो इसका मतलब कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। ठीक, अब हम लोग अगला पॉइंट देखें, वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, इफ P1 इज इक्वल टू x1 i कैप, सॉरी P1 इज इक्वल टू
x1 y1 z1 and p2 is equal to x2 y2 z2 are any 2 points, then the vector joining p1 and p2 is the vector p1 p2। ठीक, तो वेक्टर p1 p2 हमें निकालना है, तो वेक्टर p1 p2 हम निकालते हैं। यहां पे हम ऊपर इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, फिर आप देखिए। चलिए, वेक्टर p1 p2 ये आपको निकालना है। तो वेक्टर p1 p2 तो पोजीशन वेक्टर आपको बताया गया था, जैसे वेक्टर ab मैंने बताया OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तो OP2 माइनस OP1 ये हम निकाले। अब OP2 क्योंकि ये क्या है, ये भी तो क्या है, पोजीशन ही तो बता रहा है भाई, कोई भी कोऑर्डिनेट है वो पोजीशन ही बताता है। इस पोजीशन, ये पोजीशन जो स्केलर फॉर्मेट में दिया गया है, इसको वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम करना चाहें तो ये ओरिजिन से ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ये हमारा OP1 हो गया। इसको वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अभी सब्ट्रैक्शन आपको सिखाया गया, ये हो जाएगा x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप, ये हमें मिला क्या, वेक्टर p1 p2। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो p1 p2 का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स दिए जाएं, आपको क्या निकालना हो, वेक्टर निकालना हो, मीन्स उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, जो वेक्टर फॉर्म करेगा उसको आपको अगर निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में हम करेंगे और आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हम सिखाए थे। जैसे AB वेक्टर AB है तो बाद वाला मीन्स OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, उस तरीके से हम करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये था पॉइंट हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या, लेट लाइन ज्वाइनिंग ए वेक्टर ए एंड बी वेक्टर बी, इट मीन्स ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है क्या, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाई अ पॉइंट पी इन द रेशियो m रेशियो n। देन एक्चुअली हमें पता करना क्या होता है, हमें जैसे इस P का, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस A का पोजीशन वेक्टर, इस B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है, हमें P का पोजीशन, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बताना है, जो कि m रेशियो n में ये डिवाइड करता है किस पॉइंट को, A और B को। इस पॉइंट P का हमको पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर हम इसका कैसे बताएंगे, m b n a, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अगर ये इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पॉइंट हो, उस पॉइंट का अगर आपको क्या बताना हो, पोजीशन वेक्टर, तो हम इंटरनल डिवीजन लगा के, हम ये फॉर्मूला लगा के पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या, पॉइंट दिया गया हो और उन दोनों पॉइंट्स के बाहर, उसी लाइन पर बाहर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट P का हमको पोजीशन वेक्टर अगर बताना है तो हमको पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में हम लोग माइनस, बस जहां पे प्लस था वहां माइनस कर दिए, हमारा ये फॉर्मूला बन के आया क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ P m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A अपॉन m माइनस n। ठीक, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर AB का P मिड पॉइंट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम वेक्टर B प्लस वेक्टर A डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअली ये हम रिलेट करें कहां से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो हम इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट पता करते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम पॉइंट्स A दिया हो, B दिया हो, इसके कोऑर्डिनेट दिए हो, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हो, इंटरनल डिवीजन हो, एक्सटर्नल डिवीजन हो, तो फॉर्मूला इसी की तरीके से हम लोग वहां पे सीखे थे। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी हम ऐसे ही सीखे थे, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, उसका कोऑर्डिनेट आता था। जबकि यहाँ पे क्या पता करना है, पोजीशन वेक्टर। तो खैर बहुत अलग चीजें नहीं है, उससे अगर आप रिलेट करोगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हमारा अगला पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका है। उसमें पहला जो तरीका है वो स्केलर डॉट, या हम स्केलर बोले या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम पहला पॉइंट डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इट मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर थीटा है, जैसे ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनके बीच का जो एंगल है ये क्या हो, थीटा हो, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। हम ये निकाल दें तो इन दोनों वेक्टर का क्या मिल जाएगा, हमको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। वही बताया गया, जैसे मान लो अगर दो वेक्टर्स दिए गए, वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो एक तो तरीका ये रहा। एक तरीका और है कि अगर इस फॉर्मेट में दिया ही गया है तो वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट हम i कैप का i कैप वाले से मल्टीप्लाई कराएं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हमें जो मिलेगा a डॉट b, ये हमें क्या मिलेगा, a डॉट बी ये मिलेगा। मींस a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 तीनों सम कर दें ये आ जाएगा। और एक बात कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या आता है, ये एक रियल नंबर आता है। ठीक, अगला पॉइंट, अगला ये नोट में है। अगला पॉइंट, वेक्टर a को हम वेक्टर a से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये इक्वल होगा किसके, उसके बजाय हम बल्कि क्या कर दें, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कर दें। तीसरा पॉइंट, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। हाँ कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, इसको समझना ही है। परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री तो cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वेक्टर a डॉट b, अब ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेक्टर a डॉट b की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये कब मिलेगा, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगला पॉइंट, अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मींस किसी वेक्टर जहां पे ऑन लगेगा, ऑन बी तो बी नीचे, ऑन ए तो ए नीचे, मैग्नीट्यूड उसका। कहने का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर यही बोलता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तब हम क्या निकालते, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते। तो ये प्रोजेक्शन हुआ। अगला पॉइंट, एंगल, अगर आपको एंगल निकालना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो आप पहले सबसे पहले कॉस निकालिए, कोसाइन उस एंगल का निकालिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या अब यहां से जब ये निकल जाएगा आपको, तो थीटा इज इक्वल टू, यहां से आप निकाल पाओगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये रहा। ठीक, तो अगर ये फिफ्थ पॉइंट रहा। अब फिफ्थ पॉइंट के बाद अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें, सिक्स पॉइंट, एक पॉइंट और है इसमें, आप वो भी देख लीजिए। सिक्स पॉइंट मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। सिक्स पॉइंट में, सिक्स पॉइंट ये नोट है, आई कैप का अगर हम आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप, के कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा 1। अगर हम आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ, या के कैप का आई के कैप के साथ अगर सेम सेम रहेगा तो 1 उसकी वैल्यू, अगर सेम सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये बात भी आप लोग जानते रहे। ठीक, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें अगर रहेंगी तो आप स्केलर प्रोडक्ट के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें क्या, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। उसमें क्या था डॉट प्रोडक्ट में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है, वो भी एन कैप के साथ। थीटा आपको पता है उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप सबको निकालना आता है।
एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर या तो ये होगा या इसके पीछे होगा, ठीक। लेकिन ये जो अप साइड है बाहर की तरफ, ये एन कैप है, और जो अंदर की तरफ होगा माइनस एन कैप होगा। तो एन कैप ये रहा। ये एक्चुअली होता क्या है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर जो हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं एन कैप। इट मींस ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों की दोनों क्या है? 90 डिग्री है। इट मींस ऐसा अगर होगा तो ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हम इसका ए क्रॉस बी का क्या निकालें? मैग्नीट्यूड निकालें, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। एन कैप हट गया, ठीक। साइन थी, अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए आप यहीं से इसको इधर लेके जाइए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए निकालें, अगर उसी हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं सेम से, तो हमें जीरो मिलेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो तब आएगा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। अगर ए और बी क्या हो? पैरेलल हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू उनकी क्या आएगी? जीरो आएगी। आई क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई कैप, के क्रॉस के कैप, हम सेम का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी, ठीक। अगला पॉइंट, अगर हम आई कैप, जे कैप, के कैप को हम अगर दिखाएं इस तरीके से, ये रहा आई कैप, ये रहा आपका जे कैप, ये रहा आपका के कैप, ठीक। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, इट मींस, मेरे कहने का मतलब क्या होगा, मैं दिखाता हूं आपको इधर। ये अगर हम आई क्रॉस जे कराएं तो इसकी वैल्यू क्या? नेक्स्ट वाला के कैप आ जाएगी। जे क्रॉस के कैप करें तो ये हमें क्या मिलेगा? आई कैप मिल जाएगा, ठीक। और अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप करें तो हमको क्या मिल जाएगा? जे कैप मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें एक भी, मतलब जैसे आई क्रॉस के करें, अभी के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप, लेकिन अगर हम आई क्रॉस के कैप करें तो यही हमको उल्टा मिलेगा, माइनस जे कैप मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसमें ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो ये निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव साइन आ जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या होता है? अगला पॉइंट है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो हम अगर a क्रॉस b की वैल्यू निकालें, ये तो एक फॉर्मेट हो रहा, a क्रॉस b अगर हम बात करें तो इसको हम अगर डिटर्मिनेंट ऐसा निकालें, आई कैप, जे कैप, के कैप, a1 a2 a3 b1 b2 b3, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी कैसे निकलेगा? आई कैप, जे कैप, के कैप और इनके कोफिशिएंट्स। हम इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें, जो वैल्यू हमको मिलेगी वो हमारा क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये रहे वेक्टर प्रोडक्ट के ये कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स और कर लेंगे इस चैप्टर के। हमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा का सारा एक तरफ से खत्म। अगर आप इस सबको एकदम अच्छे से आप अगर देख लो तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करेंगे, फिर आप इतना जल्दी से नोट कर लो पहले। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC, अगर आपको इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट से आप निकालोगे, वेक्टर बी क्रॉस सी सेम, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया गया। कोई वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या करते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप,
के कैप के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम हम निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल फिर से एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे वेक्टर ए है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब a क्रॉस सी या b क्रॉस सी इसी फॉर्मेट में ही तो आएगा। अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड हम निकालना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं। ऐसे आप निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड दोनों को सम करोगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू c क्रॉस a, मीन्स ये तीनों ये प्रोडक्ट जो है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो, या अगर ऐसा है तो रिवर्स। अगला पॉइंट, एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर डायगोनल है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं 1/2, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो हमें एरिया पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अगला पॉइंट, एरिया ए ट्रायंगल एबीसी। अब ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी। अगर है तो आप क्या इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। मीन्स ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस सी निकालो, सी क्रॉस ए निकालो, तीनों का सम करो, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। अगला पॉइंट, 3 पॉइंट्स ए बी सी ये कोलिनियर तब कहे जाएंगे जब a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी तीनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। वैसे भी अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, अब ट्रायंगल का एरिया 0 कब आएगा, जब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। और ट्रायंगल फॉर्म कब नहीं करेगा, जब तीनों पॉइंट्स क्या हो, एक ही लाइन में हो। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से लिंकअप है। अगर इस तरह की वैल्यू 0 आ गई तो वो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो वही कोलिनियर। ठीक है, तो ये थे वेक्टर अलजेब्रा के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं सारी थ्योरी में एक ही लेक्चर में आपको मैं ये दे रहा हूँ। इसके बाद में जो दूसरा लेक्चर इसके बाद आएगा उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।